डियर स्टूडेंट्स, आज हम वाउसेरिया का जो चैप्टर अपना चल रहा है उसके अंदर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि वाउसेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो कायिक जनन मैंने आपको बता दिया था कि अगर किसी कारण से शैवाल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, टुकड़ों में, खंडों में टूट जाता है, तो प्रत्येक खंड के अंदर क्षमता होती है कि वे वापस वृद्धि करके वाउसेरिया का थैलस बनाने की क्षमता रखता है। दूसरा जो जनन का तरीका है वह है स्पोर्स। तो वाउसेरिया के अंदर विभिन्न प्रकार के स्पोर्स बनते हैं और वो वहाँ शैवाल किस प्रकार के हैबिटेट के अंदर, किस प्रकार के प्राकृतिक आवास के अंदर रहता है, उसके आधार पर ही उसके अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है। तो सबसे पहला तरीका है चल बीजाणु के द्वारा जनन। और जूस्पोर्स यानी चल बीजाणु एक्वेटिक जातियों की एक सामान्य विधि है। ज़्यादातर जो जलीय जातियाँ हैं उनके अंदर चल बीजाणु के द्वारा ही जनन होता है। तो जूस्पोर्स का निर्माण जूस्पोरिंजिया के अंदर होता है, चल बीजाणु धानियों के अंदर। और चल बीजाणु धानियाँ जो थैलस होता है उसकी जो कुछ शाखाएं होती हैं, ऊर्ध्व शाखाएं होती हैं, उनके सिरे कुछ फूल जाते हैं और उनमें अनेक न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर्स कलेक्ट हो जाते हैं। और फूलने के कारण उनके जो शीर्ष हैं वो गहरे हरे रंग के हो जाते हैं और कुछ समय के बाद आधार की ओर एक सेप्टा बन जाता है, जिसे उसका बाकी बचे थैलस से संपर्क हट जाता है और वह भाग चल बीजाणुधानी यानी जूस्पोरिंजियम कहलाता है, सिरे वाला भाग। और इसमें क्रोमेटोफोर्स की बाद में पारस्परिक स्थिति में इन्वर्जन होता है, यानी जो केंद्रक जो अंदर की ओर होते हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं और बाहर से जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो अंदर की ओर आ जाते हैं। तो क्रोमेटोफोर्स जो हैं परिधि से केंद्र की ओर आते हैं और परिधि पर स्थित जो प्रत्येक केंद्रक होता है उसके सिरे पर 2 फ्लैजेला डेवलप हो जाती हैं। और जो जूस्पोरिंजियम होती है बीजाणुधानी, उसका सारा का सारा जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो सेल वाल से सिकुड़ जाता है और एक सिंगल जूस्पोर बनाता है जो कि मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और गोलाकार होता है। और इस प्रकार इसका जो विमोचन है, यानी ये निकलेगा कैसे जूस्पोरिंजियम से, तो उसके सिरे पर प्रातः काल के समय एक छिद्र बन जाता है, वहाँ से ये जल बीजाणु बाहर आ जाता है। इस प्रकार के बीजाणु को सिनजूस्पोर कहा जाता है। तो ये ए से लेकर के एफ तक के जो डायग्राम है इनके अंदर दिया गया है कि वाउसेरिया की थैलस की कोई ब्रांच जो फूली हुई है और इसमें न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर्स इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर एक सेप्टा भी डेवलप हुआ है और जो सिरे वाला भाग है जूस्पोरिंजियम में मॉडिफाइड हो गया है और इसके जो संपूर्ण जो प्रोटोप्लास्ट था इसका वो एक बीजाणु के अंदर बदल गया है। और डी डायग्राम के अंदर देखिए जूस्पोरिंजियम खाली हो गई है और इसमें से जूस्पोर बाहर आ गया है। यहाँ जो जूस्पोर है वो सिनजूस्पोर कहलाता है और प्रत्येक न्यूक्लियस से 2 फ्लैजिला निकलती हैं। तो इस प्रकार से ये जूस्पोर मल्टी फ्लैजिलेटेड है। तो ये इसका जूस्पोर था और इसका अंकुरण देखिए। स्पोरेंजियम से फ्री होने के बाद कुछ समय तक ये पानी में तैरते हैं और इसकी फ्लैजिला सिमट जाती हैं और इनके चारों ओर में एक मजबूत भित्ति बन जाती है। यहाँ पर जो सेकंड डायग्राम है, ए के आगे बी राइट साइड में, इसमें देखिए कि जूस्पोर डिफ्लैजिलेटेड हो गया है और कुछ समय के बाद ये अंकुरित होगा और इससे नलिकाकार एक थैलस का निर्माण होता है। तो अंकुरण से पहले जो जूस्पोर होता है वो डिफ्लैजिलेट हो जाता है और निश्चेष्ट हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता है। और इससे अंकुरण के समय एक से अधिक कुछ शाखाएं निकलती हैं। स्थलीय जातियों के अंदर राइजोडल शाखाएं भी निकलती हैं और ऊपर की ओर इससे इरेक्ट शाखाएं निकलती हैं, ऊर्ध्व शाखाएं निकलती हैं। तो ये चल बीजाणु के द्वारा जनन का प्रकार था। इसके बाद एप्लेनोस्पोर्स भी बनते हैं। तो वाउसेरिया की जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ हैं, जो स्थलीय जातियाँ हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एप्लेनोस्पोर्स भी द्वारा आता है। मैंने आपको बताया था कि हैबिटेट के आधार पर शैवाल किस तरह के आवास के अंदर रहता है उसी प्रकार से बीजाणु का निर्माण होता है। तो अगर जलीय जातियाँ
जलीय जातियों के सामने पानी का संकट आ जाता है, यानी पानी की कमी आ जाती है, तो फिर उनमें एप्लेनोस्पोर बनने शुरू हो जाते हैं। जिस स्थान पर जिस प्रकार से जूस्पोरेंजियम का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से वहाँ पर एप्लेनोस्पोरेंजियम का निर्माण होगा। और वहाँ पर भी जो शीर्ष होते हैं वो क्लब शेप्ड हो जाते हैं, और जो संपूर्ण प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल से अलग हो जाता है, और एक पूरा का पूरा एक जूस्पोर बनता है, बीजाणु बनता है, जिसे हम एप्लेनोस्पोर यानी असल बीजाणु कहेंगे। तो ये भी अंकुरित होकर के नया थैलस बना लेते हैं। तीसरा तरीका है एकाइनिट्स, यानी एडवर्स सर्कमस्टांसेस के अंदर जो टेरेस्ट्रियल एल्गी या एक्वेटिक एल्गी होते हैं, उनके जो तंतु होते हैं उसमें कुछ स्थानों पर मोटी या जिलेटिन युक्त भित्तियाँ बन जाती हैं, और शैवाल छोटे छोटे मल्टीन्यूक्लिएटेड सेगमेंट्स के अंदर बदल जाता है। और इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है उनके अंदर ऑयल ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और अब ये जो खंड दिखाई देते हैं हमको, जैसे ए डायग्राम में सेगमेंट्स आप देख रहे हैं, इनको एकाइनेट कहते हैं या इनको सिस्ट कहते हैं। तो ये सिस्ट बची रह जाती हैं, और बाकी जो तंतु होता है वो नष्ट हो जाता है। और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये जो एकाइनेट हैं ये अंकुरित हो जाते हैं, और इनसे नया थैलस बनता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ऊगेमस प्रकार का होता है, और इसके अंदर मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं एंथ्रीडियम और ऊगोनियम डेवलप होते हैं। और वाउसीरिया की अधिकांश जातियाँ जो होमोथेलिक होती हैं, होमोथेलिक अर्थात मोनोसियस, या यूँ कह सकते हैं कि एक ही थैलस के अंदर एंथ्रीडियम का भी निर्माण होता है और ऊगोनियम का भी निर्माण होता है। लेकिन कुछ जातियाँ इसकी डायोसियस भी होती हैं, यानी एकालिंग आश्रय भी होती हैं, जैसे वाउसीरिया डाइकोटोमा और वाउसीरिया लिटोरिया और वाउसीरिया मायनाडेंसिस। तो ये जातियाँ हेट्रोथेलिक या डायोसियस कहलाती हैं। और नॉर्मली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो नम मिट्टी या शांत जल में उगने वाले तंतुओं में तेज़ लाइट की उपस्थिति में ही डेवलप होते हैं। मोनोसियस स्पीसीज जो होती हैं इनमें एंथ्रीडियम और ऊगोनियम एक दूसरे के आसपास जो शाखाएं होती हैं उन्हीं के ऊपर ही विकसित होती हैं। जैसे सबसे पहले एंथ्रीडियम को देखिए, तो एंथ्रीडियम का विकास जो मेन फिलामेंट होता है उसकी लेटरल ब्रांचेज पर होता है, और इनके जो सिरे होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर्स भी काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। और कुछ जातियों में इसका दूरस्थ भाग कोल्ड भी हो जाता है, और बाद में इसके नीचे एक सेप्टा डेवलप हो जाता है। यहाँ पर ए डायग्राम के अंदर देखिए, तो सेप्टा डेवलप होने से इसका शेष थैलस से संपर्क हट जाता है, और अब यह मैच्योर ऊगोनियम एंथ्रीडियम के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और इसके पास ही ऊगोनियम का भी निर्माण होता है, और ऊगोनियम का विकास होने से पहले इसके थैलस के अंदर कुछ जीव द्रव जमा हो जाता है जिसमें न्यूक्लियस होते हैं, और उसे वांडर प्लाज्म कहा जाता है। वांडर प्लाज्म के स्थान से ही एक अतिवृद्धि विकसित होती है, और उस अतिवृद्धि से ही ऊगोनियम का निर्माण होता है। ऊगोनियम के निर्माण के समय भी बहुत सारे न्यूक्लियस क्रोमेटोफोर्स इकट्ठे होते हैं, और ऊगोनियम गोलाकार होता है। इसके सिरे पर एक बीक जैसी स्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाती है। मैच्योर अवस्था में इसके सभी न्यूक्लियस को छोड़ दिया, मतलब कि नष्ट हो जाते हैं, एक न्यूक्लियस शेष रह जाता है, और साइटोप्लाज्म के साथ में वह न्यूक्लियस मिलकर के एग का निर्माण करता है। तो एंथ्रीडियम होता है, उसके अंदर एंथेरोजोइड्स बनते हैं, और एंथेरोजोइड्स वहाँ से निकल जाते हैं, और ऊगोनियम के सिरे पर जो बीक पॉइंट है वहाँ पर एक रिसेप्टिव पॉइंट भी होता है हाइलाइन एरिया से के पास, जिसे ग्राही बिंदु भी कहते हैं। तो यहाँ से कुछ तरल पदार्थ निकलता है जिसमें एंथेरोजोइड्स उलझ जाते हैं, और उनमें से कोई एक काफ़ी एंथेरोजोइड्स अंदर एंटर करते हैं एग के पास में, लेकिन कोई एक एंथेरोजोइड्स ही एग से मिलकर के जाइगोट बना पाता है। तो जाइगोट के चारों ओर में मजबूत भित्ति बन जाती है, और फेवरेबल कंडीशन के अंदर आने पर यह जाइगोट अंकुरित होता है, और काफ़ी समय तक ये रेस्ट करता है, और अनुकूल मतलब कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये डोरमेंट स्टेज में रहता है।
और पानी जब उपलब्ध हो जाता है तब ये जाइगोट अंकुरित होता है और अंकुरण से नए थैलस का निर्माण होता है। तो अंकुरण से पहले इसके अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद में जितने भी न्यूक्लियस बनेंगे वो सब एन न्यूक्लियस ही बनेंगे। तो इस प्रकार से इसके अंदर नए थैलस का निर्माण होता है। ये एक डायग्राम दिया गया है जो कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी लाइफ साइकिल का। जैसे वाउसीरिया जो मेन थैलस होता है इसका एन होता है, एन अर्थात एक्स या हेप्लोइड जिसे कहेंगे, यानी गैमेटोफिटिक थैलस होता है। और इसमें अलैंगिक जनन के प्रकार दिए गए हैं, जैसे सिंजूस्पोर्स के द्वारा होता है, एप्लिनोस्पोर्स के द्वारा, एकाइनिट्स के द्वारा। ये सब अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। लैंगिक जनन के दौरान एंथ्रीडिया और ओगोनिया डेवलप होते हैं और एंथ्रीडियास यानी पुंधानियों से एंथीरोजोइड्स डेवलप होते हैं, पुंगणु विकसित होते हैं और ओगोनिया के अंदर एग बनता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। एंथीरोजोइड्स एग से मिल करके जाइगोट बना लेते हैं और जाइगोट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और यह जाइगोट अंकुरित होकर के वापस वाउसीरिया का थैलस बना लेगा। जो थैलस होगा वो थैलस सिनोसिटिक होगा, ब्रांच्ड होगा। तो वाउसीरिया का जो मेन थैलस है इसी प्रकार से डेवलप होता है। तो ये वाउसीरिया का चैप्टर था, ये पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन जो और अपना नया टॉपिक होगा उसके साथ में फिर वीडियो लेक्चर आपको भेजेंगे। थैंक यू।